हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे थे विचित्र वरदान का दूसरा भाग। यहाँ तक का हमने पहले भाग में कहानी कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों। बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। दूसरे दिन, और बेटा इतनी सुबह कहाँ चले गए थे? हम जलपान के लिए तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे थे। मैं सुबह की सैर के लिए निकल गया था। जलपान के बाद चित्रलेखा, तुम रंजीत को सनाना घर तक पहुंचा दो, हम थोड़ी देर और यहाँ बैठेंगे। चित्रलेखा और रंजीत सिंह के साथ साथ जाता देखकर रानी ने कहा, महाराज, मैं सोचती हूँ इस राजकुमार से अपनी चित्रलेखा का विवाह कर दिया जाए तो कितना अच्छा रहेगा। सच रानी, तुमने मेरे मन की बात कह दी। मैं आज ही रंजीत सिंह से इस संबंध में बात करता हूँ। मुझे विश्वास है कि रंजीत सिंह कभी इनकार नहीं करेगा। चित्रलेखा को भी रंजीत बहुत पसंद है। कल मुझे उसकी एक सहेली ने बताया था। और जब राजा विक्रम सिंह ने रंजीत सिंह से विवाह की बात कही तो मैं इस संबंध में क्या कह सकता हूँ? यह सब तो पिताजी की इच्छा पर निर्भर करता है। आप उनसे बात कर सकते हैं। उनसे तो हम बात कर ही लेंगे, लेकिन पहले हम तुम्हारी इच्छा जान लेना चाहते हैं। मुझे इस संबंध में कोई आपत्ति नहीं है। तो ठीक है, मैं आज ही तुम्हारे पिता के पास अपना दूत भेज देता हूँ। उधर राजा विक्रम सिंह ने एक पत्र में सब कुछ लिखकर राजा रिपुदमन के पास एक दूत भेजा। और जब राजा रिपुदमन ने पत्र को पढ़ा तो, नहीं, यह विवाह नहीं हो सकता। सैनिकों, तुम राजा विक्रम सिंह को हमारा यह संदेश पहुंचा दो। और जब दूत ने लौटकर राजा विक्रम सिंह को राजा रिपुदमन का संदेश सुनाया तो, नहीं, क्या, क्या, क्यों नहीं हो सकता? आखिर हम में और राजकुमारी चित्रलेखा में क्या कमी है? हम स्वयं जाकर रिपुदमन से बात करेंगे। समझ नहीं आता राजा रिपुदमन ने इस रिश्ते के लिए इनकार क्यों कर दिया है। रिपुदमन को हर हाल में यह रिश्ता स्वीकार करना होगा, नहीं तो हम उसका सर्वनाश कर देंगे। हम अपना अपमान सहन नहीं कर सकते। अगले दिन ही बहुत से सैनिक के साथ राजा विक्रम सिंह ने कौशाम्बी के लिए प्रस्थान किया। जब राजा रिपुदमन को राजा विक्रम सिंह के आने की सूचना मिली तो वो सवै महल के द्वार पर स्वागत के लिए आए। विक्रम सिंह, अपने महल में तुम्हारा स्वागत करते हुए हमें बहुत खुशी हो रही है। खुशी? कैसी खुशी? तुमने तो विवाह से इनकार करके हमारे तन बदन में आग लगा दी है। महल के एक कक्ष में पहुंचकर, विक्रम सिंह, तुम मेरे बचपन के मित्र हो। मुझसे अधिक वैभवशाली राजकुमारी चित्रलेखा भी अत्यंत सुंदर है। फिर तुम्हें इस विवाह से इनकार क्यों हो रहा है? और विक्रम, मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि यह विवाह नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? क्या विवाह अवश्य हो सकता है। तुम जान बूझकर इस संबंध में इनकार कर रहे हो, इस संबंध से इनकार कर रहे हो। मैं तुम्हें अपना आधा राज्य भी दे सकता हूँ। बोलो, क्यों चुप क्यों हो? क्या, बोलो, बोलते क्यों नहीं? आखिर वह क्या कारण है कि रंजीत और चित्रलेखा का विवाह नहीं हो सकता? रिपुदमन, अगर तुमने मुझे कोई कारण नहीं बताया तो तुम्हें यह रिश्ता स्वीकार करना पड़ेगा। नहीं तो हमारी मित्रता शत्रुता में बदल जाएगी। तुम्हारा विवाह से इनकार करना मेरा अपमान है और मैं यह अपमान सहन नहीं कर सकता। विक्रम सिंह, मैं अपनी मित्रता को शत्रु में नहीं बदलना चाहता। तुम इतनी जिद करते हो तो मैं इस विवाह को स्वीकार कर लेता हूँ। यह हुई ना मित्रता की बात। इस रिश्ते को स्वीकार करके तुमने मेरी झोली में खुशियों से भर दिया। कुछ दिन बाद बहुत धूमधाम से राजकुमार रंजीत की बारात बसंतपुर में पहुंची। राजा विक्रम सिंह ने बहुत जोर शोर से बारात का स्वागत किया। चित्रलेखा ने रंजीत सिंह के गले में जयमाला पहनाई और फिर शुभ मुहूर्त में दोनों का विवाह संपन्न हुआ। लेकिन अभी कुछ ही क्षण बीते होंगे कि तभी बीन की स्वर लहरी गूंज उठी, पी पी पी, और रंजीत सिंह उस स्वर लहरी में झूमने लगा। बीन की स्वर लहरी पर रंजीत को झूमते देख राजा रिपुदमन भयभीत हो उठा। नहीं, नहीं। और तभी एक अनहोनी घटना हुई। रंजीत को इस तरह नाग के रूप में परिवर्तित होकर जाते देख सभी आश्चर्यचकित रह गए। लेकिन अगले ही क्षण रिपुदमन, रंजीत कोई नाग था और तुमने जानबूझकर इस रहस्य को हमसे क्यों छिपा कर रखा? तुमने हमारे साथ विश्वासघात किया है। हाँ, वह नाग था, लेकिन मैंने तुमसे कोई विश्वासघात नहीं किया। मैं तुम्हें पहले ही मना कर रहा था, लेकिन तुम नहीं माने। और फिर उसने रंजीत की सारी कहानी सुना दी। कहानी सुनकर चित्रलेखा राजा विक्रम सिंह के पास आई।
पिताश्री रंजीत जहाँ भी गया होगा मैं उसे अवश्य वापस लेकर आऊँगी। आप मेरी प्रतीक्षा करना। बेटी रुक जाओ, पता नहीं वो कहाँ गया, कहाँ कहाँ होगा, तुम उसे कहाँ ढूंढोगी। लेकिन चित्रलेखा फिर वहाँ नहीं रुकी और विवाह मंडप से निकलकर वह सीधी पार्वती के मंदिर में पहुंची। चित्रलेखा पार्वती की बहुत पूजा करती थी और फिर तुरंत उसने पार्वती की पूजा आरंभ कर दी। जय माँ गौरी, जय माँ गौरी। माँ भूखी प्यासी कई दिन कई रात चित्रलेखा पार्वती की पूजा करती रही। जय जय गौरी माँ, जय गौरी माँ। उधर कैलाश पर्वत पर शिव के साथ बैठी पार्वती के कानों में जब चित्रलेखा की पुकार सुनाई दी तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरी पुजारिन को इतना दुख नहीं हो सकता। क्या हुआ पार्वती, तुम एकाएक इतनी अ- अ- अधीर कै अध, अधीर कैसे हो गई। नाथ, मेरी एक पुजारिन पर बहुत कठिन संकट पड़ा है, मुझे उसका कष्ट दूर करना पड़ेगा, मुझे उसके पास जाना ही पड़ेगा। मैं उसके पास जा रही हूँ। कैलाशपति और पार्वती आकाश मार्ग से चित्रलेखा के पास चल दी। कुछ ही पलों में पार्वती उस मंदिर में पहुंच गई। पार्वती को साक्षात अपने सामने खड़ा देखकर चित्रलेखा विसम्मत रह गई। देवी, आप आ गई, आपने मेरी प्रार्थना सुन ली। बेटी, तुम्हारे सभी कष्ट दूर होंगे, तुम्हें तुम्हारा सुहाग अवश्य मिलेगा। बस माँ, मुझे नागलोक का मार्ग दिखा दे, मैं रंजीत को लेने सवय जाऊंगी। बेटी, इस मंदिर के पीछे घने पेड़ और झाड़ियों के बीच सीढ़ियां के मार्ग द्वारा तुम नागलोक में पहुंच सकती हो। इतना कहकर पार्वती अंतर्ध्यान हो गई। चित्रलेखा मंदिर से निकलकर झाड़ियों के पास पहुंची। मंदिर के पीछे पेड़ और झाड़ियों के बीच माँ गौरी ने यही रास्ता बताया था और फिर चित्रलेखा झाड़ियों के बीच बनी सीढ़ियों पर उतरती चली गई। असंख्य सीढ़ियां उतरते हुए चित्रलेखा नागलोक में पहुंच गई। चित्रलेखा को द्वार की ओर आते देख नाग सैनिक तेजी से उसकी ओर लपके। रुक जाओ, कौन हो तुम, तुरंत उत्तर दो, नहीं तो हम तुम्हें डस लेंगे। मैं नागराज वासुकी की पुत्र वधू हूँ, मुझे नागराज के पास ले चलो। दो नाग सैनिक चित्रलेखा को अपने साथ ले चले। कुछ ही देर में नाग सैनिक चित्रलेखा को लेकर नागराज वासुकी के पास पहुंचे। कौन हो तुम, पृथ्वीलोक वासिनी, तुम नागलोक में कैसे आई। महाराज, आपके पुत्र तक्षक से मेरा विवाह हुआ है, मैं अपना सुहाग लेने यहाँ आई हूँ। सन्यासी के वचन को पूरा करने के लिए मैंने अपने पुत्र को केवल 20 वर्ष के लिए दिया था। 20 वर्ष पूरे हो गए तो वह लौट आया। नागराज ने चित्रलेखा को निराश कर दिया था, लेकिन कुछ सोचकर उसने कहा, आप एक बार मुझे उनके पास ले चले। अगर उन्होंने मेरा साथ चलने से इनकार कर दिया तो मैं वापस लौट जाऊंगी। पहरी, इसे तक्षक के पास ले जाओ। नाग सैनिकों के साथ चित्रलेखा तक्षक के शयन कक्ष की ओर चल दी। तक्षक के शयन कक्ष का द्वार नागवल्ली ने खोला खोला और फिर चित्रलेखा को देखते ही वह चौंक पड़ी। तुम यहाँ नागलोक में भी आ गई, लेकिन तुम्हें यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। मैं बस एक बार उनसे मिलना चाहती हूँ, फिर चाहे वे मुझे खाली हाथ लौटा दें। नहीं, तुम उनसे मिल भी नहीं सकती। तुम यहाँ से चली जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें जलाकर राख कर दूंगी। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। तुम चाहे मुझे जला दो या अपना सारा विष मेरे सीने में उतार दो। यह बात है तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। जय गौरी माँ, मेरी रक्षा करो। और जब नागवल्ली क्रोधित होकर फुफकारी तो चित्रलेखा पर उसके विष का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ओ, इस पर तो मेरी विषैली फुफकार का कोई प्रभाव नहीं हो रहा है। अब मुझे किसी शस्त्र का प्रयोग करना चाहिए। अभी नागवल्ली पास खड़े सैनिकों से शस्त्र लेकर चित्रलेखा पर प्रहार करती कि तभी नागवल्ली, किस पर इतनी क्रोधित हो रही हो। तक्षक द्वार पर पहुंचा। तुम चित्रलेखा, तुम यहाँ पर कैसे आ गई। स्वामी, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। तभी पार्वती ने प्रकट होकर कहा, तुम्हें चित्रलेखा के साथ जाना होगा तक्षक। चित्रलेखा को मैंने सुहाग का आशीर्वाद दिया है। गौरी माँ, यह कैसा न्याय है, आप मेरे सुहाग को किसी दूसरे को दे रही हैं।
मैं जानती हूँ नागवल्ली, किसी स्त्री के लिए अपने पति को छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। तक्षक का विवाह चित्रलेखा से भी हुआ है, इसीलिए चित्रलेखा भी उसके बिना नहीं रह सकती। नागवल्ली पृथ्वी के मनुष्य की आयु 100 वर्ष होती है, जबकि नागों की सहस्त्र वर्ष। तक्षक की 20 वर्ष आयु पूरी हो चुकी है, बस उसे 80 वर्ष पृथ्वी पर रहना है। नागवल्ली पृथ्वी लोक के 80 वर्ष नागलोक के कुछ वर्षों के पूरे हो जाएंगे, फिर तक्षक लौट आएगा। लेकिन गौरी माँ, मैं इनके बिना नागलोक में इतने दिन अकेली कैसे रहूंगी? मैं तुम्हें अपने गले में माला बनाकर रखूंगी। यही नहीं, तुम्हारे इस त्याग को पृथ्वी लोक की स्त्रियां सदैव याद रखेगी। प्रति वर्ष नागपंचमी पर तुम्हारी पूजा किया जाएगी। पिताश्री, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं गौरी माँ के साथ जा रही हूँ। अगले ही क्षण नागवल्ली नागिन के रूप में आकर पार्वती के गले में लटक गई। तक्षक, तुम चित्रलेखा के साथ पृथ्वी लोक के लिए प्रस्थान करो। अगले ही क्षण तक्षक रंजीत सिंह के रूप में परिवर्तित हुआ और उसने चित्रलेखा के साथ पृथ्वी की ओर प्रस्थान किया। उधर अचानक चित्रलेखा और रंजीत सिंह राजा विक्रम सिंह के सामने पहुंचे। चित्रलेखा, मेरी बेटी, तुम कहाँ चली गई थी? पिताजी, मैं नागलोक गई थी। माँ गौरी के आशीर्वाद से रंजीत को भी ले आई हूँ। और फिर अगले दिन ही विक्रम सिंह ने रंजीत के साथ चित्रलेखा को विदा किया। और जब राजकुमार रंजीत सिंह चित्रलेखा को लेकर कौशाम्बी में पहुंचे तो राजा रिपुदमन और रानी स्वर्णलता की खुशी का सीमा न रही। प्रणाम पिताश्री, प्रणाम पिताजी, यह मेरा कर्तव्य था। अपने सुहाग के लिए मैं अपने प्राण की बलिदान भी कर सकती थी। बेटी, आज तुम्हारे ही कारण हम अपने बेटे रंजीत को देख रहे हैं। तुम धन्य हो। और फिर एक दिन राजा रिपुदमन ने राजकुमार रंजीत सिंह को राजगद्दी पर बैठा दिया। समाप्त। चलिए दोस्तों, यह कहानी यहाँ समाप्त होती है। मिलते हैं फिर अच्छे से किसी कहानी के अच्छे से भाग में। तब तक के लिए आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी कॉमिक्स अपलोड करते रहें। क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हमें प्रोत्साहन नहीं मिलेगी। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी कॉमिक्स अच्छी तरह से अपलोड कर सकें। चलिए फिर मिलते हैं किसी अच्छे से कॉमिक्स के अच्छे से भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद, विदा।